अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, हर आधे घंटे घंटे बाद मुल्क के हालात कुछ इस तरह बदल जाते हैं कि बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि असल में अब होने क्या जा रहा है। कौन सा कानून और कौन सी ऐसी बात जो हो जाती है, वो कौन सा कानून में ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि रातों रात या अगले घंटे में या अगले दिन क्या हो मुल्क में। इसी के साथ नाज़रीन मैं बाज़ाब्ता अपने इस व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। मेरे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल वहीद स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगी घंटी बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। नाज़रीन, दफ़ा 144 पाकिस्तान के मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लग गई, मुख्तलिफ ज़िलों में लगी। और दफ़ा 144 का मतलब होता है कि ना ही आप कोई लाउड स्पीकर चला सकते हो, ना ही आप कुछ ऐसा गैदरिंग इकट्ठी कर सकते हो, तो ना ही आप रोड पे निकल के कोई जैसा भी कर सकते हो। लेकिन नाज़रीन, अफसोस के साथ तमाम पाबंदी है, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना और कहीं से किसी के कागजात नामजदगी वापस ले लेना, इस डर से कि मेरे मद्दे मुकाबले जो अब खड़ा हो चुका है, मैं उससे नहीं जी सकता। इन तमाम बातों पे हम तफसीली बात करेंगे और साथ में आपके लिए मैं वीडियो फुटेज भी लेके आए, वो भी साथ में चलाते जाएंगे। तो पहले बात करते हैं लाकानूनियत। तो नाज़रीन, लाकानूनियत असल में है क्या? पुलिस किसी के भी घर में घुसती है, किसी भी अफसर के ऑफिस में खड़े बंदों को उठा के ले जाती है, किसी भी बंदे के घर में घुसकर उसे मारती है, उसे उठा के ले जाती है, कभी वकला को उठाती है, कभी सहाफ़ी को उठाती है, कभी कभी आम पब्लिक को उठाती है। क्या करना चाहती है? कभी सियासतदानों को उठाती है। क्या करना चाहते हैं ये? क्या दिखाना चाहते हैं कि रियासत में गुंडागर्दी हो रही है, रियासत में कानून नहीं है? क्या साबित करना चाहते हैं ये अपनी? और अगर ये कर रही है तो किसके कहने पे कर रही है? कि एक पार्टी के वर्कर्स को तो पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें हवालातों में डाला जा रहा है और उनके घरों में घुस के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस गुमार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी को ओपन एजाज तक वो जलसे करे, जुलूस करे और रोडों पे निकले। उनके तो किसी बंदे को पे एक दफ़ा 144 भी नाफिज नहीं हो रही। अगर दफ़ा 144 नाज़रीन नाफिज नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को भी इजाज़त दें ना कि भाई आप भी जाओ, निकलो, अपने जलसे जुलूस करो। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो कौन करवा रहा है ये? किसके कहने पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि एक पार्टी को तो दबाया जा रहा है और रोज़ दबाया जा रहा है और उसी के कागज़ात नामज़दगी जो लोग जमा करवाने आ रहे हैं और उसके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए जा रहे हैं और बाकियों के एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो नाज़रीन, कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं और कई बार लोग अपने कागज़ात नामज़दगी अपने मद्दे मुकाबले खड़े को देखकर वापस ले रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे क्योंकि नाज़रीन हमारा तो काम है न्यूज़ आप तक पहुँचाना, ना कि किसी एक पार्टी की वेलफेयर करना। तो हम आपके लिए न्यूज़ लेके आते हैं और वो न्यूज़ में और उन हक़ाइक़ में, उन चीज़ों में जो पार्टी परफेक्ट बैठती है हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, जो नहीं परफेक्ट बैठती हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते। क्योंकि हम उन सहाफ़ियों में से नहीं है कि जिनके बारे में ये मशहूर हो चुका है कि ये लफ़ाफ़ा सहाफ़ी है। ज़ाहिर बात है, हम अपनी मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं, हम ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते। जो हक़ाइक़ होते हैं वही आपके सामने लेके आते हैं। तो नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने लाहौर में एक हल्के से अपने पेपर जमा करवाए और उसी हल्के से मद्दे मुकाबल सनम जवेद आ गई। जब सनम जवेद को अपने मद्दे मुकाबल देखा तो मरीम साहिबा ने अपने कागजात नामज़दगी वापस ले ली और लेकर दूसरे हल्के में चली गई और वहाँ पे जब जमा करवाया तो मद्दे मुकाबल एहसानुल्लाह को देखा, एडवोकेट एहसानुल्लाह। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई, क्या कहानी बनी, किस तरह उन्हें लगा कि मैं यहाँ पे जी सकती हूँ, क्योंकि अपने से ज़्यादा
और सनम जवेद से भी ज़्यादा अहलियत रखने वाले नामवर शख्स के मुकाबले में जाके खड़ी होगी। ये वीडियो फुटेज आपके साथ चलाने लगा हूँ, इसे देखिएगा, आपको मज़ीद तफसील के साथ इस चीज़ की समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराफत खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही खबर है, बड़ी खबर एक ही है कि गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा परेशानी है, और उस परेशानी में बीपी शूट कर जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा हद से बढ़ जाता है, मारधाड़ की जाती है और तबाही फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि यह गुस्सा कब तक कायम रहेगा और गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उस गुस्से से अवाम के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। बुनियादी तौर पर अवाम के ऊपर जो गुस्से से फर्क डालना है वो फर्क नहीं पड़ रहा। गुस्सा किस वजह से ये भी पता नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर जो तस्वीर नजर आ रही है, जो वीडियो नजर आ रही है, जो मामला चलाए जा रहे हैं, उनसे नजर आ रहा है कि गुस्सा है। शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान का साबिक फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा, 2 दफा वजीर खारजा रह चुका है, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का नुमाइंदा, दुनिया भर में पाकिस्तान की आवाज, कौमी असेंबली का एक साबिक मेंबर, 5 दफा कौमी असेंबली का मेंबर, वो ये कह रहा है जज साहब के सामने खड़े होकर के, जज साहब, ये जो SHO है, इसने मेरी छाती में लाते मारे, इसने मुझे मुक्के मारे, इसने मुझे गालियां दी। SHO ने फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को, कौमी असेंबली के मेंबर को गालियां दी हैं। SHO 20-25 हजार उसकी तनख्वाह होती है, गरीब एक आम सा बंदा होता है, बिल्कुल आम सा बंदा, जिसकी ड्यूटी की कोई टाइमिंग नहीं होती, बड़ा फ्रस्ट्रेट किस्म का बंदा होता है, आ चुके कभी इधर से धमकी, कभी उधर से धमकी, कभी ये मारधाड़, कभी वो मारधाड़, बड़ी मुश्किल काम करता है। लेकिन एक SHO लेवल का बंदा, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, अहम तरीन वजारत की एक अहम तरीन शख्सियत जो पाकिस्तान के बेशुमार राजों का अमीन है, उसे मुक्के भी मार रहा है, उसे लाते भी मार रहा है, उसे गालियां भी दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि SHO नहीं मार रहा, इसका मतलब SHO गालियां नहीं दे रहा, कोई और है गालियां दे रहा है, किसी और को गुस्सा है, और वो गुस्सा SHO के जरिए बाकायदा से निकलवाया जा रहा है, बाकायदा से वो नजर आ रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ही क्यों? इसलिए कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, और शाह महमूद कुरैशी से आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, 10 बंदों ने तो कम से कम इस बंदे को वोट दिए हुए हैं, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इनके पीछे अवाम खड़ी है। लिहाजा इन्हें मारकर यह दिखाना है कि जनाब ये तुम्हारी अवाम, तुम्हारी औकात ये पाकिस्तानी अवाम को दिखाया जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं। हमने इसे हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए लेकर आना है, हमने शाह महमूद कुरैशी को एक मिसाल बनानी है, क्योंकि तुम जो पाकिस्तानी अवाम हो, ये तुम्हारी औकात है, ये अवाम की औकात है जो अवाम को दिखाई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी और क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बदनाम जमाना साफत है। उस बदनाम जमाना साफत के अंदर एक बहुत बड़ा बदनाम साफी है, बहुत बड़ा बदनाम साफी है, इतना बड़ा बदनाम साफी है कि फ्राडिया है, बहुत बड़ा फ्राडिया है, और इतना बड़ा फ्राडिया है कि बहुत सारे लोग जो टॉर्चर किए जाते हैं उनका ये इंटरव्यू करता है, और ये हंस हंस के इंटरव्यू करता है, और इसका पेट भी फूला हुआ है खा खा के, पता नहीं किस तरह का खाया जाता है। लेकिन ये साफी किसी से मिलने गया, और ये पिंडी में किसी अहम तरीन शख्सियत से मिलने गया। अब ये इतनी अहम शख्सियत है कि जिसका नाम इमरान खान अडयाला जेल में खड़े होकर ले रहा है कि मैं इस शख्स के बगैर चीजें मुमकिन नहीं है कि आगे बढ़े। यानी इमरान खान उस शख्स का पीछा कर रहा है, या वो शख्स इमरान खान का पीछा, लेकिन ये ताक्कुब हो रहा है, एक लंबा ताक्कुब है जो जारी है। तो खबर यह है कि मुबैना तौर पर एक नामवर साफी कुछ रोज कबल पिंडी में एक अहम शख्सियत की दावत पर गए उनसे मिलने के लिए, तो कॉलोनी से पहले ही उन्हें चेक पॉइंट पर धर लिया गया, यानी रोक लिया गया, आगे पीछे से घेर लिया गया उस बंदे को, उस साफी को, जो बदनाम साफी है, बहुत बड़ा बदनाम साफी है, जो बड़ा मोटा हुआ है खा खा के, उस साफी को धर लिया गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उस साफी को धरने के बाद उसे कहा गया कि अबाउट टर्न, निकलो, वापस निकलो, पिछला गियर लगाओ, रिवर्स लगाओ, यहां से वापस निकलो। इस पर उस साफी ने उस बड़ी शख्सियत को, बड़ी अहम तरीन शख्सियत को, उन्हें फोन किया और फोन करके बुलाया कि जनाब आपने तो मुझे रोटी शोटी पर बुलाया हुआ है, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने तो 2 दिनों से रोटी नहीं खाई है कि आपकी दावत पर आकर लिपेड़ूंगा, तो ये क्या माजरा है जी, मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो उस बड़ी शख्सियत ने कहा मैं खुद आ जाता हूं चेक पॉइंट पर, और तुम्हें अंदर लेकर आता हूं। बड़ी शख्सियत बाहर आती है और उसे अंदर लेकर जाती है। अब ड्राइंग रूम में बैठे हुए, रोटी शोटी सामने लगी हुई है, रोटी में से वो खुशबू तो आ रही है, और ये साफी ये मचलना शुरू हो जाता है, ये बदनाम साफी ये मचलना शुरू हो जाता है कि किस तरह से रोटी को पढ़ूं और रोटी को फाड़ूं, अभी यहां पर रोटियां खाऊं। तो बताया जा रहा है कि जो ही वो रोटी को पढ़ने लगे थे साफी साहब, तो फिर जनाब जो बड़ी शख्सियत ने बुलाया था, उस बड़ी शख्सियत से शायद कोई और भी बड़ा होगा, क्योंकि हर बड़े से बड़ा कोई ना कोई बड़ा होता है। तो अचानक से हथियारों से लैस कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, और अंदर आकर वो साफी को कहते नहीं जी तू रोटी नहीं खाएगा, तू बहुत बदनाम हो चुका है, तेरी बदनामी इस लेवल की है कि बदनामी बर्दाश्त नहीं हो सकती। लिहाजा उस साफी को उन्होंने पकड़ा, उसे धरा, दोनों तरफ से पकड़कर उसे हवा में उठाकर जाकर मोटरवे तक छोड़कर आए और कहा कि जनाब गुड बाय, आपने यहां पर अब इस तरफ नहीं आना। लिहाजा ये उस साफी का जो अंजाम है वो हुआ है, बड़ा खौफनाक अंजाम हुआ है। रात की तारीकी में ठठड़ाती सर्दी में वो साफी वापस निकला है
बगैर रोटी खाए, और बताया जा रहा है कि घर जाकर ही उसने खाई है और उसके लिए बड़ी मुश्किल, चूंकि पाकिस्तान के अंदर साफत है होती है, ऐसे है, यकीन माने कि इसके अलावा नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये बहरहाल कुछ और मुफादात हैं आज जो कि पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बातचीत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी आज जज साहब को क्या बताते हैं? शाह महमूद कुरैशी जज साहब को यह बताता है कि एसएचओ साहब कि जज साहब, एसएचओ जमाल ने मुझे मुक्के लाते मारी हैं, एसएचओ अशफाक चीमा ने मुझे गालियां दी हैं, मेरी छाती में दर्द था, कल रात ठंडे कमरे में मुझे रखा गया, मुझे ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत जिम्मेदार शख्स ने। अब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर केस क्या है कि जीएचक्यू, आर्मी म्यूजियम हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात समेत शाह महमूद कुरैशी के मजीद 12 मुकदमात की गिरफ्तारी डाली गई है। यानी जीएचक्यू पर इसने हमला करवाया 9 मई को, आर्मी म्यूजियम पर हमला करवाया है, मेट्रो बस स्टेशन को जलाया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद पिंडी में था ही नहीं, मैं कराची में था, लिहाजा मैं कैसे जीएचक्यू हमला करवा सकता हूं, मैं कैसे अहम तरीन इदारों के ऊपर हमला करवा सकता हूं, मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जज साहब को शाह महमूद कुरैशी क्या बता रहा है? वो कहता है कि मैं 9 मई में साफ हूं, यानी 9 मई में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू या बातचीत नहीं की, मैंने तकरीर में भी यह कहा कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, आपने इंतशार की तरफ नहीं लाना। लेकिन 9 मई के हवाले से मुझे एक अहम तरीन शख्सियत ने बाकायदे से कहा कि आप 9 मई में साफ हैं। यानी कि शाह महमूद कुरैशी को तन्हाई में अकेले में कोई अहम तरीन शख्सियत आकर मिली है, उसने इन्हें गले लगाया है और गले लगाकर यह कहा कि आप 9 मई में साफ हैं, आपको 9 मई में कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर 9 मई में उन्हें धर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी जज साहब को कहते हैं कि कहेंगे तो मैं आपको नाम दे दूंगा, कुरान पाक पर हल्फ देता हूं कि 9 मई को रावलपिंडी या पंजाब में भी नहीं था। माजरत के साथ, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का फॉर्मर फाइनेंस जो फॉरेन मिनिस्टर है और साइफर केस जाहिर है एक अहम तरीन शख्सियत है। शाह महमूद कुरैशी वो ये कह रहा है कि मुझे आकर कहा गया कि 9 मई में आपका लेना देना ही कोई नहीं, आप साफ शफाफ हैं। और उसके बाद फिर आप कहते हैं तो नाम भी दे देता हूं, अकेले में आके कान में नाम बता दूंगा, यानी अकेले में बताएंगे कान में नाम, तो बड़ी शख्सियत होगी, अहम तरीन शख्सियत होंगी जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को यह कहा है। और उसके बाद अचानक फिर इन्हें 9 मई के मामला में धरा क्यों गया? फिर बात आती है गुस्सा है, कहीं पर गुस्सा है। और इमरान खान की गालिबन जो साइफर केस में जमानत हुई है, जो बेल हुई है, उसके बाद ये रिएक्शन आया है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो बयानियां बना के शायद हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है, तो फिर हवाओं का रुख ऐसे बदला कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां डाली गई, शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से जिस तरीके से गिरफ्तार करवाया गया, और अब शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि मुझे मुक्के लाते मारी गई हैं और मुझे एसएचओज ने गालियां दी हैं, मेरा तमस्खुर उड़ाया। और अभी तक की इतलात के मुताबिक 30 दिनों का रिमांड मांगा गया था, लेकिन बहरहाल उनका जो रिमांड की इस्तदा है मुस्तरद कर दिया अदालत ने। ये अभी तक की डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन ये इतलात है कि रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लेकिन अगेन एग्जाम्पल बनाना है, अगेन मिसाल बनाना है, अगेन तंगी देनी, अगेन परेशानी देनी, अगेन जोर लगाना है, जबरदस्ती से मसल से सारे मामला को आगे लेकर जाना है। और ये मसल कितना खतरनाक हो सकता है, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में रात को डिबेट हुई है। काशिफ अब्बासी ने पूछा कि रऊफ क्लासा साहब ये बताएं कि क्या इलेक्शन इस्तीफा लार्जली साफ शफाफ होंगे या नहीं होंगे। रऊफ क्लासा इस मुल्क में एक ही दफा इलेक्शन साफ शफाफ हुए थे और पाकिस्तान टूट गया था, 1971 की बातचीत कर रहे हैं। अतर काज़मी ने उन्हें टोका और उन्होंने कहा कि मुल्क इलेक्शन साफ शफाफ होने की वजह से नहीं टूटा था, मुल्क इस डिटाई की वजह से टूटा था कि जनाब उस वक्त का जो इख्तिदार था वो असल बंदे को नहीं दिया गया था, असल बंदे तक इख्तिदार नहीं पहुंचाया गया था, इस वजह से बुनियादी तौर पर मुल्क टूटा था, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात है, हबीब अकरम साहब ने सर्वे किए हैं। हबीब अकरम साहब का यह कहना है कि इस वक्त इमरान खान सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। हबीब अकरम साहब ने जेलम, गुजरांवाला, रावलपिंडी में सर्वे किए हैं और हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक पीटीआई सब जगहों पर टॉप कर रही है, लीड कर रही है। लेकिन जो दूसरा या तीसरा नंबर है वो उन लोगों का है जो ये कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना। अब ये सबसे बड़ा मसला है। ये तादाद बनती है 20% या 18% या 16%, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना। यानी वोट ना देने वालों की तादाद जो ज्यादा है ना, ये खौफनाक अमर। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे आप कंट्रोल होते रहेंगे, जब तक आप वोट डालेंगे आप मैनेज नहीं हो सकते, आप कंट्रोल नहीं हो सकते। आप वाहिद एक चीज है जिससे आप राहत पा सकते हैं, वो वोट डालना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डाल दें, किसी भी सियासी जमात को, बाप को डाल दें, किसी को भी डाल दें, लेकिन वोट डालें, वोट कास्ट करें, वोट देना है। अगर आपने वोट नहीं दिया, वोट देने से आप पीछे हटे, तो ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल रहेगी और ये मामला और ये सारे ड्रामे पाकिस्तान के अंदर बरकरार रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। लग रहा है कि हमारी रायवंड की, हमारी जाती उम्रा की, हमारे लंदन फ्लैट की सियासत खत्म हो रही है। और ये खत्म करने वाले इनके अपने घर से, इनके अपने लोग हैं जो इनकी सियासत को ख़त्म किए जा रहे हैं। और वो लोग
जिनके तलवे चाट के ये चौथी बार हुकूमत में आना चाहते हैं, और हर बार यही कहते हैं अगर हमें मौका मिला तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। तो नाज़रीन, मौका कितनी बार दिया जाता है? वह कॉल भी है कि मोमन हमें एक सुराख से एक बार ही डसा जाता है। अगर हम मोमन है तो ये तो चौथी बार डसने के लिए आ रहा है, तो रोकना चाहिए इसे। और 8 फरवरी को अपनी ताकत से, अपनी वोट से बताएं कि आप किंग मेकर हो। जब आप खुद को किंग मेकर समझने लग जाओगे, जब आप ये तस्लीम कर लोगे आप किंग मेकर हो, तो ये जिन्हें आप किंग बना रहे हो ये आपके पास आएंगे सेल्फी लेने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ हम जिन्हें MP MNA बनाते हैं, बाद में जाकर उन्हीं के पीछे पीछे घूमते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ लेना अपने लिए बायस से इज्जत समझते हैं। ये चीज़ें गलत है। जागे और अपने हकूक़ की बात करें। और नाज़रीन, इसके साथ एक छोटी और फुटेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो फुटेज है तो 2-3 और छोटी, लेकिन मैं पहले जो अहम फुटेज है ना वो उसकी बात करूँगा, उसके बाद बाकी सारी साथ में चला दूँगा। तो नाज़रीन, जो अहम फुटेज है वो ये है कि PTI ने भी वही प्लान शुरू किया जिस पर मरीम नवाज लगी हुई थी, ऑडियो वीडियो लीक। और मरीम नवाज ने क्या बातें की कि मैं ऑडियो वीडियो लीक कर रहा हूँ, जजों के बारे में क्या बात की, नवाज शरीफ जजों के बारे में क्या कह रहा है, मौलाना फजल उमर जजों के बारे में क्या कह रहा है, जस्टिस के बारे में। और नवाज शरीफ साहब बताते खुद जस्टिस के बारे में आप क्या कह रहे हैं, जबकि पहले ये कह रहे थे कि भी हमें इन पे यकीन है, पाकिस्तानी अदालतों पे ये इंसाफ पे काम करेंगे, और अब क्या कह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें PTI की वकला की कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में कायम मकाम चेयरमैन PTI भी मौजूद थे, बाबर अवान भी मौजूद, बाबर खोसा भी मौजूद थे, लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने जो मरीम नवाज की वीडियो फुटेज वो अपने वहाँ पे चलवा दी। ये देखने वाली बात और सुनने वाली बात है कि मरीम नवाज क्या कह रही है, जजों के बारे में क्या कह रही है। क्योंकि इमरान खान ने ये पहले कह दिया था कि जब कोई कमज़ोर टीम हारने वाली होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो विकेटें उठा के भाग जाते हैं। और अब हमें यह डर है कि ये इलेक्शन से भी भागे, इलेक्शन नहीं होगा और ना ही ये होने देंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं। और बाकी ये वीडियो फुटेज आप देखिए, और साथ में जो दूसरी क्लिप्स है मैं वो सारी साथ ही चला रहा हूँ, सारी एक बार देख लें ताकि थोड़ी सी आपके भी नॉलेज में इजाफा। और जारी बात है, हम तो निकाल के लेके आए हैं, हमारी टीम ने निकाली है, हमने तो सर्चिंग, हमारी टीम सर्चिंग करती है और ये वीडियो फुटेज भी निकालते हैं, वहाँ से न्यूज़ भी निकालते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। ये पहले वीडियो फुटेज देखिए। आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब कोई केस आता है, आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसको, एक मिनट जरा इसको। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है। तहरीके इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया, जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माई लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदयाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है,
लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और मुजाहिर अली नकवी जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो मलका बंदियाल, शर्म करो। ये जज साहबान हुकूमत से भरे बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीन अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सर तस्लीम खान कर लें, नवाज शरीफ इस पर चेक नहीं कर सकते। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकल दिया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो वो 3 आदमी सुनने के बताओ कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला। मरीम नवाज साहिबा चाहती थीं कि इन इलेक्शंस में ऑडियो वीडियोस का खेल खूब खेला जाए, लेकिन रास्ते में बाबर सत्तार साहब रुकावट बन गए। और अब बाबर सत्तार साहब वैसे तो कहा जा रहा है छुट्टियों पर चले गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जज साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने जो फैसले दिए हैं उन पर नून लीग बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट को बाकायदा निशाने पर लिया हुआ है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज साहब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, वो भी अभी छुट्टियों पर गए हैं, ये भी इत्तलात हैं, और उनके हवाले से तो पूरा एक महाज खोल दिया गया है। ये वो जज हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के हक में फैसले दे चुके हैं। अभी हाल ही में जिस तरह मियां साहब बरी होते चले गए हैं, उसमें भी उस बेंच में भी जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब भी थे। अब आप अंदाजा लगाइए इनके खिलाफ भी किस तरह से महाज खोला गया है। लेकिन हुआ क्या है, खुद मरियम नवाज साहिबा की वीडियोस बराह रास्त टेलीविजन पर चला दी गई हैं, खुद इनकी अपनी वीडियोस। ये अभी ये कहना चाहते थे कि जनाब ये तो हमलावर होते हैं जी, लाडले। अब फिर दोबारा ये बनाने की कोशिश हो रही है कि जी इमरान खान असल में लाडला है, तो उस हवाले से अब लोग आईना दिखा रहे हैं। अभी हुआ क्या है, हुआ ये कि तहरीके इंसाफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि अब ये जो बल्ला छीनने के लिए जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है अदलिया पर कि ये क्या हुआ, और इलेक्शन कमीशन तो माशाल्लाह नजर ही आ रहा है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका असर ले लिया, क्योंकि हर जमात ने काम शुरू कर दिया। और उसमें जनाब नजर आया कि मरीम नवाज साहिबा ने बता दिया टारगेट है कि पेशावर हाई कोर्ट कौन होती है कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो गलत है, बल्ला जो छीन लिया गया उसके फैसले पर किस तरह जो पेशावर हाई कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि हर चीज में मैनेज की हुई है। हर इदारा जो है कठपुतली की तरह नाचे इशारों पर, यह है असल ख्वाहिश। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि बात नहीं बनी और अवाम नहीं मान रहे, नजर आ गया है कि नून लीग की कहानी खत्म हो गई है, तो अब ये बिल्कुल क्रश कर दें तहरीके इंसाफ को, क्रश कर दें। तो जनाब अब ये जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया कि जी बल्ले का निशान को ली जा रही है, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। अगर बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ के पास रहता है तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि ये बल्ले के निशान की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। और अभी हुआ क्या कि पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों तहरीके इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कि चाहे फजलुर रहमान साहब हो, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि जनाब अदलिया के खिलाफ जाएं और इदारों के खिलाफ जाएं। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा, चीफ जस्टिस को काजी फैसल को भी नहीं छोड़ा कि जी मेरे कारकुन को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। वो तो मुसलसल चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हों। अब तहरीके इंसाफ की तरफ से बेस्ट अली गौहर और लतीफ कोसा साहब आए, दीगर इनके रहनुमा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो पीटीवी पर चंद मिनट के लिए चल गई, सब इस पर हैरान हो रहे हैं कि जी पीटीवी पर किस तरह चल गई, क्या माहौल बदल रहा है। तो अभी तो यह है कि सिर्फ इन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ कह कर आए थे, जो वादे वईद इन्होंने किए थे, जो गेम प्लान लंदन का बनाया था, उस पर पूरी तरह उतर नहीं रहे, चाहे वो आईपीपी, काफ लीग और दीगर मामलात हैं। तो ये इनको एक अभी झलक ही दिखाई गई है, तो एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है। खैर, अब जनाब बेस्ट अली गौहर ने तो एक एक चीज खोल कर रख दी सबके सामने
کہ یہ 8 فروری کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جی بلے کا نشان نہ ہو, اس کے بعد جناب آزاد حیثیت میں لڑیں الیکشن, اور یعنی جو بھی تحریک انصاف کے لوگ ہوں, اور بعد میں ان کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کی جائے, جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اور تجویز کنندہ تائید کنندہ غائب کرنا اور جو بھی اسکروٹنی میں ان کو فارغ کرنا. تو جو بچ بھی جائیں وہ یہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا تو وہ آزاد حیثیت میں ہوں گے تو ان کو جناب اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اس کا بھی خیر کاؤنٹر ایک تیار ہے کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا جائے. خیر اس میں بیرسٹر علی گوہر نے کیا کیا کہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیوز چلا دی, وہ ویڈیوز جن میں مریم صاحبہ باقاعدہ حملے کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں وہ؟ کبھی جناب جسٹس عظمت سعید صاحب کا نام لیا جاتا ہے, کبھی جسٹس مظاہر علی نقوی جو اب بھی جج ہیں, کہتے ہیں جی یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں, ان کے خلاف تو جناب بڑی انکوائریاں ہیں. تو قاضی فیصل صاحب کے خلاف بھی تھی ویسے تو. اچھا پھر جناب کبھی آصف سعید کھوسا چیف جسٹس رہے, ان کے خلاف, ثاقب نثار کے خلاف گفتگو کر رہی ہیں. وہ ساری انہوں نے چلائیں. اور جسٹس اعجاز الحسن ہوں, جس طرح یہ کہتے ہوتے تھے جی یہ پی سی او کے بت ہیں, ان کو باہر نکال دو, ان کے بچوں پر ہم زمین تنگ کر دیں گے, یہ ہوتے کون ہیں, یہ سب باتیں ہوتی رہیں. تو مریم صاحبہ اس چیز کو لیڈ کر رہی تھی. وہ ساری ویڈیوز چلا دیں کہ یہ ان کا پرانا کھیل ہے, جب ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے. اب وہی دوبارہ شروع ہو گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کو تو باقاعدہ نشانے پر رکھ لیا گیا. جو جسٹس گل حسن اورنگزیب ہے ان کا میں بتا دوں آپ کو کہ صرف یہ کہا کہ جی جا کر مشاورت کی جائے عمران خان سے, اس کی اجازت دی جائے. تو آپ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, آپ تو الیکشن ہی نہیں چاہتے, یہ نگران حکومت جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ بات انہوں نے کی تو معاذ کھول دیا. یہ گل حسن اورنگزیب کے والد نون لیگ سے تعلق رہا اور ان کے بھائی ایم این اے رہے نون لیگ سے. آپ اندازہ لگائیے, پھر بھی ان کو نہیں بخشا جا رہا. یہ ضرور نکالا جا رہا ہے کہ عمر ایوب سے بھی ان کی رشتہ داری ہے, لیکن جو نون لیگ سے ہے براہ راست جو تعلق بن رہا ہے سگے بھائی کا, والد کا, اس کا نہیں ذکر کریں گے. اچھا تو عمر ایوب کے تو وہ کزن ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا کہ یہ پریشانی بن گئی کہ یہ تو جناب ثابت تو ہم ہو رہے ہیں کہ ہم تو حملہ ور ہوتے ہیں, اور یہ پرانا ان کا طریقہ واردات ہے. اب چاہتے کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے سارا کچھ کیا تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر جناب انٹرا کورٹ اپیل, انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل پشاور ہائی کورٹ میں کر دی. تو وہاں تو اثر آ گیا ان پریس کانفرنسز کا. تو مریم صاحب کو لگتا ہے کہ جس طرح جج ارشد ملک کی مرحوم کی ویڈیوز بنائی گئیں اس کے اثرات آئے, یہ کہتی تھی میں آڈیو ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی, اس کے اثرات آئے. تو یہ بھی خیال تھا کہ ابھی دیکھیں ہم آگے لائیں گے, انہوں نے کہا تھا نا ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی, لیکن وہ معاملہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جس طرح ہیئرنگ کیا وہ تو رک گیا. تو اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے طاقتور ہیں کہ جو بھی جج کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہمارے حق میں جتنے مرضی فیصلے دے چکا ہے, وہ ایک بھی فیصلہ اگر ایسا دے گا جس سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس کو کوئی سپیس مل رہی ہے, تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا, اس کو بالکل کرش کر دو. نہ بلے کا نشان ہو, نہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو کوئی امیدوار ہو. مگر دوسری طرف حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آپ سروے کروا لیں جہاں جہاں سے مریم نواز صاحب الیکشن لڑ رہی ہیں, اور اگر وہاں سنم جاوید ہی آپ کو نظر آتی ہے تو زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنم جاوید کی بات کر رہے ہیں, وہ لڑکی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا جو جیل میں رہی. اب یہ بھی غصہ ہے کہ جی وہ ڈی سی او کے احکامات کیوں واپس ہو رہے ہیں, خدیجہ شاہ کیوں رہا ہو رہی ہیں. یعنی خواتین کے حوالے سے بھی دیکھیے کتنا غصہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اب یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ کیا آ گیا ہے, یہ کیسے پشاور ہائی کورٹ جو ہے ہم جن کو اغوا کرنا چاہتے ہیں, جن کو لاپتہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے حق میں کس طرح سے فیصلے دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزیں ماننے دینا. ہم نے تو کسی کو نکل نہیں دینا تھا, کوئی جلسہ جلوس نہیں, کوئی ووٹ کا نہیں ہو سکتا. تو اب جہاں جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی جج اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کے خلاف جناب یہ محاذ کھولا جا رہا ہے, اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے. اپنا حال یہ ہے کہ اب ان کو ڈر پڑ چکا ہے کہ جہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے وہاں سے ہاریں گے. اسی طرح جناب پی پی 165 وہاں پر جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ سینکڑوں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آ گئے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے. تو وہ بڑا ایک نظر آیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے, اس طرح تو نہیں اغوا ہوں گے یا لاپتہ ہوں گے. تو اب اس پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی جھنجھلاہٹ ہے, اور اس وجہ سے جناب یہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ججز پر دباؤ ڈالا جا سکے, ججز پر اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ دیں ہمارے خلاف یا تحریک انصاف کے حق میں کسی بھی صورت میں. یہ اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ ان کی سوچ ہے, ان کے ٹیکٹک ہیں. مگر جس طرح تحریک انصاف اس کو بھانپ گئی ہے اور اس پر اب بات ہو رہی ہے, ابھی تو دیکھیں نا 13 تاریخ کی جو اسکروٹنی کا عمل وہاں تک بڑھایا گیا ہے, وہ تو تحریک انصاف نے کہہ دیا جی کل سب نااہل کر دیے جائیں گے ہمارے لوگ. تو ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے بڑھایا گیا ہے
کہ ایک تو تحریک انصاف کا کہا جائے نہیں ابھی نہیں ہو رہے, اور اس کو اتنا ڈریگ کیا جائے کہ ان کے پاس وقت نہ رہے آگے دوبارہ کسی جگہ اپیل کرنے کا, آخری دن پر جا کر جب ہم ان کو نااہل قرار دے دیں تو ٹائم اور زیادہ کم رہ جائے. تو وہ تو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جس طرح جا رہا ہے دباؤ میں آ رہا ہے, لیکن اصل امتحان ہے عدلیہ کا. کیا مریم نواز صاحبہ جو ماضی میں اس طرح دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی ہیں بیانات دے کر, اور کہیں ججز نے لیا دباؤ کہیں نہیں لیا, اب الیکشن کمیشن تو لیتا نظر آ رہا ہے دباؤ, لیکن کیا عدلیہ لے گی؟ مجھے مشکل لگتا ہے. جو جج صاحبان دیکھ چکے ہیں ماضی ان کا, وہ ان کے پریشر میں نہیں آئیں گے. اسی لیے تحریک انصاف نے بڑا بر وقت ان کے پرانے کلپس چلا کر دکھا دیا کہ ان کا ماضی ہے, یہ کرتے ہی ہیں, اسی طرح اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ان کو لگتا ہے یہ ہے کہ وہ جو کہتی تھی نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے جناب ہمارے لیے راستہ بنا, تو اب وہ پھر وہ راستہ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن اس دفعہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھا جج ہے تو جناب رکاوٹ بنا ہوا ہے, اصل کہانی ہے عوام کی. عوام میں اب شعور آ گیا ہے اور وہ بالکل کھڑے ہو گئے ہیں, اور جو جج بھی صحیح فیصلہ دیتا ہے, درست فیصلہ دیتا ہے, تو اس کو بھی پتا ہے کہ جناب اب یہ کہانی نہیں چلے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طرح سے اب بڑھا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت آج کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ مشکل میں نظر آ رہی ہیں. اسی لیے اب وہ باقاعدہ یہ بات کر رہے ہیں, چاہے آپ دیکھیں کہ عطا تارڑ کے تھرو جس طرح سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے کہ جناب یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج تو فلاں ہیں جی, فلاں تعلق ہے, حالانکہ دیکھیں تو وہ نون لیگ کے دور میں بھی وہ عہدوں پہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اب صرف وہ سنگل آؤٹ کر کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے ان ججز کے خلاف جو کہیں ان کو لگتا ہے کہ جناب جو ہمارے پلان کے خلاف جا رہے ہیں ان کے خلاف جب ہم نکل آئیں. لیکن اب لوگ اس سارے پلان کو پہلے ہی سمجھ چکے ہیں, کیونکہ یہ ماضی میں بھی یہی کام کرتے رہے. تمام سہولت کاری کے باوجود شکست کے خوف نے مجبور کر دیا ہے کہ جناب نون لیگ اب اس لیول تک گر گئی ہے کہ اب پھر سے عدلیہ پر حملے شروع کر دیے ہیں. شہباز شریف سابق وزیر اعظم سب سے آگے وہ نظر آئے, آغاز فضل الرحمان صاحب نے کیا, اور تو اور جہانگیر ترین بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں. سب اب حملہ کر رہے ہیں کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے کس طرح سے بلے کا نشان واپس کر دیا, یہ تو پلان کا حصہ ہی نہیں تھا. پہلی چیز جو طے تھی جب میاں نواز شریف کو واپس لایا گیا ہے, اس میں جو ایگریمنٹ تھا لندن پلان کا حصہ تھا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. یہ گارنٹی تھی کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو بلے کا نشان نہیں ہوگا, اور اگر بلے کا نشان ہوا تو پھر الیکشنز نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیے دونوں کام آپ کو نظر آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس سے. ایک طرف وہ الیکشنز پر سوال اٹھا رہے ہیں, چیف جسٹس کے خلاف بات کر رہے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور ساتھ کے جی سارے یہ ذمہ دار ہوں گے, یعنی وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور ذاتیات پر اترا ہے کہ جناب ان کا تعلق ہے فلاں ہے. پہلے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف تھے, اب وہ جج جنہوں نے فیصلہ دیا بلے کا نشان واپس دینے کا, ان کے خلاف بات شروع کر دی. حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب کراچی وہاں پر گئے ہیں تو وہاں جا کر بھی لکھ کر لے کر آئے ہیں, جیسے ان کو ڈکٹیشن ملی ہے کہ جناب آپ نے پشاور ہائی کورٹ نشان پہ رکھنا ہے کہ جناب بلے کا نشان کیوں دیا. اگر آپ خود کہتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف سے واپس آ گئے ہیں اور 2 تائی اکثریت ہے, تو آپ پھر بلے کے نشان سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کون سا ایسا کام ہے جو کوئی ایسا غیر قانونی ہتھ کنڈا مجھے بتا دیجئے جو ممکن ہو, یعنی اغوا سے, تشدد سے لے کر, گرفتاریوں سے لے کر, کاغذات نامزدگی کے حوالے سے آپ دیکھیے تجویز تائید کنندہ کو دیکھیے, ان سے لکھوایا جا رہا ہے اسٹیمپ پر کہ جی میں تجویز کنندہ تائید کنندہ نہیں ہوں, پھر ان کو چھوڑا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ جناب آر او صاحب ان کو خارج کریں. آر او آپ نے اپنی مرضی کے لگوائے, الیکشن کمیشن آپ کی مرضی کا. اب الیکشن کمیشن کے حق میں آگے ہے کہ جناب دیکھیے الیکشن کمیشن کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ترجمان بن گئے ہیں. تو یہ جناب ہو رہا ہے اب, اور اسی طرح جہانگیر ترین بھی آ گئے جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دے دیا ہے. اتنا خوف اس سب کے باوجود ہر طرح سے تحریک انصاف کو گھیرا گیا, لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اب یہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف بھی ہو گئے اور سپریم کورٹ کے خلاف بھی. اچھا اب جناب جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو بینچ بنا دیا ہے جو کہ اب سنے گا الیکشن کمیشن کی درخواست کو پشاور ہائی کورٹ کے خلاف, کے آر او کی تبدیلی کا جو فیصلہ دیا پشاور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف اب سپریم کورٹ میں بینچ بنا دیا گیا ہے. اور اس بینچ میں 3 ججز ہیں جی, اور اس کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب, اور اس میں ان کے ساتھ ہوں گے 2 اور ججز, ایک تو جسٹس محمد علی مظہر ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں صاحبہ ہیں. یہ 3 سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو سنیں گے کیس. اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹس قاضی فائصہ نے جسٹس اطہر من اللہ کو اپنے بینچ سے الگ کر دیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ 1 جنوری سے 5 جنوری تک جسٹس قاضی فائصہ کے بینچ کی بجائے بینچ نمبر 5 میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب نئے سال پر کوئی کسی قسم کے جشن کی
منانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کہا تو جا رہی تھی فلسطین کے لیے، لیکن پہلے کیا فلسطین کے لیے کیا گیا؟ نگران وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، لیکن اصل حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی لوگ جب نکلیں گے تو وہ ایک طرح سے تحریک انصاف کے حوالے سے ہر سڑک پر، ہر جگہ پر ان کے جھنڈے اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ان کی بات کر رہے ہوں گے. اب اس آج تو معجزہ ہی ہو گیا ہے، بلکہ ایک نہیں 2 ہو گئے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ تحریک انصاف کے کسی بندے نے پریس کانفرنس کی ہو اور وہ پی ٹی وی پر چلی ہو. یہ آپ کے سامنے ثبوت حاضر ہیں. تمام چینلز یہ دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ پی ٹی وی بھی دکھا رہا تھا. یہ 2 سالوں میں پہلا واقعہ ہے کہ تحریک انصاف کے نگران چیئرمین بیرسٹر گور تھے، ان کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب تھے، اور جو بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی یہ پریس کانفرنس تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن پی ٹی وی پر بھی چلائی گئی. آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے یہ سب ہوا، لوگوں نے ہواؤں کا رخ بدلنے کی خوشخبری سنانا شروع کر دی. آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے. لیکن میرے لیے اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے، آرمی چیف نے آج بیان دیا ہے، ہم نے قائد اعظم کے اصول بھلا دیے جس وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے. میں اس کو بہت خوشائند بات کہوں گا. دیر آیت درست آیت. قائد اعظم کے اصول کیا تھے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ مت بھولیں کہ آپ جو آرمڈ فورسز ہیں، یعنی ہماری جو آرمی ہے، وہ عوام کی نوکر ہے. آپ قومی پالیسی نہیں بناتے، بلکہ یہ ہم سویلینز بناتے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایشوز کے اوپر کیا کرنا ہے، اور ہم آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جسے آپ نے کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ہیں وہ قائد اعظم کے اصول. اور اگر آرمی چیف نے یہ بات اب کر دی ہے تو اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں. یہ بات کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہماری تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے اصول پیچھے چھوڑ دیے. قائد اعظم نے اپنی پاک افواج کو واضح طور پہ لائے عمل دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ عوام کے نوکر ہیں، پالیسی سویلینز بنائیں گے، اور جو وہ آپ کو آرڈر دیں گے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ پالیسی نہیں بناتے، پالیسی سازی سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے وہ بنیادی اصول. اگر اس پہ آرمی چیف نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. قوم اسی انتظار میں ہے کہ کبھی کوئی قائد اعظم کے ان اصولوں پر عمل حقیقی معنوں میں کرنا شروع کرے، اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے اور لوگ آزادی سے سکھ سانس لے سکیں. صبح بہت امپورٹنٹ دن آ رہا ہے. پتا چلے گا کہ تحریک انصاف کے ٹوٹل کتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں. تحریک انصاف پوری طرح سے تیار ہے کہ میکسیمم کاغذات مسترد ہوں گے. پٹیشنز تیار ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پٹیشن بنا کے، کیونکہ سارے کیسز ہوں گے اور اس کو الیکشن کمیشن کی بددیانتی قرار دیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ چلے جائیں یا ہائی کورٹ چلے جائیں یہ سارے معاملات کو لے کر. آج پورا دن خبریں چلتی رہیں کہ وہ ججز جنہوں نے سائفر کیس میں سٹے دیا تھا، یا وہ جج جنہوں نے 3 MPO کے قانون کو کالعدم قرار دیا، یا یہ کہا کہ یہ کابینہ کی مرضی کے بغیر 3 MPO کے تحت گرفتاری نہیں ہو سکتی، وہ ججز آج چھٹی پہ چلے گئے ہیں. بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا انہیں جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا ہے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ عدالتوں میں اس طرح سے معاملات چلتے ہیں کہ کچھ جج چھٹی پہ جاتے ہیں اور کچھ جج پیچھے بینچز سنبھالتے ہیں. پھر جب وہ واپس آتے ہیں چھٹی سے تو پھر باقی جو رہنے والے ججز ہیں وہ چھٹی پر جاتے ہیں. یہ معمول کی چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ دبنگ ججز چھٹی پہ جائیں تو پیچھے سے جو بینچز بچ جائیں اس میں کچھ تو کمپرومائز ججز ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی کارروائی ڈال دیں. یہ عین ممکن ہے، لیکن چھٹی پہ جانے کا ان کے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آتے ہیں واپس دوبارہ کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ناظرین یہ تمام ویڈیو فوٹو دیکھنے کے بعد ایک بات تو صاف ہے کہ اب قانون چلے گا، اور اگر 8 فروری کو سلیکشن کی جگہ الیکشن ہی ہوا تو جمہوریت ہی سٹرونگ ہوگی، اور جمہوریت کو گرانے والے پھر سے لانے والے بیک فٹ ہو جائے گی، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو دعا ہے کہ اس بار 8 فروری کو
सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन हो। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।